हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज वाली वीडियो पूरी देखना, पूरी। आप हमेशा बोलते हो ना सर, आप हमेशा उन लोगों को लेके आते हो जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, जो पास होते हैं। ये व्यक्ति फेल हुआ है, इसने सीए छोड़ी है, फिर भी बहुत आगे तक पहुंचा है। हमेशा याद रखें, स्कोप कोर्स का नहीं, बंदे का होता है। राइट, उसे करने वाले का होता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और आपके मन में जो भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो आपको स्टोरीज़ मिलेंगी वो आपको हमेशा इंस्पायर करेंगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं नमन जैन, जो कि मैं जो वर्ड बोलने वाला हूं, नमन बताना सही है कि नहीं, कि सीए ड्रॉप आउट है, लेकिन बहुत खुश हैं और बहुत कुछ अचीव कर लिया है। क्या क्या अचीव कर लिया है हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को बस पूरा एंड तक देखिएगा और नमन और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमन, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप। थैंक यू सर। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया नमन, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे जो अभी इनिशियल आपने जो बताया, दो चार बातें वो हम ज़रूर इसमें भी डिस्कस करेंगे अपने पॉडकास्ट में भी। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो नमन, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि सीए में आए क्यों थे स्टार्टिंग में। सर, ट्वेल्थ वाले कॉमर्स वाले बच्चे के पास दो तीन ही ऑप्शन होते हैं। हम्म। या तो वो एमबीए की सोचे या वो सीए की सोचे। कुछ होते हैं जो यूपीएससी की सोचते हैं, आईएएस आईपीएस बनने की। सीए एक ऐसा डिसीजन होता है जो एक मिडिल क्लास कॉमर्स फैमिली के बहुत इमोशनल डिसीजन होता है, बहुत दिल के करीब होता है कि अच्छा मेरा लड़का सीए है। हम्म। और वो एक प्राउड फील होता है यार, फादर को भी। तो वही था हमारी फैमिली में भी। पापा कहते हैं कि सीए कर लो, सीए में बहुत स्कोप है। हम्म। हम अपनी फैमिली में और बाकी किसी दूर के सीए को देखते हैं। मेरी इमीडिएट फैमिली में कोई नहीं था, दूर के देखते हैं, अच्छा वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है। तो वही हम्म। होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के एक बच्चे का एस्पिरेशन होता है कि जल्दी स्टैंड अप हो जाएगा इसके जरिए। हम्म। तो वही था कि सीए कर लेंगे, ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी राइट। बहुत फीस है, कोचिंग लेके हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जो एक टिपिकल ट्वेल्थ कॉमर्स वाले स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, और साथ में जो बिल्कुल। उसके परिवार का भी उस समय माइंडसेट होता है। अगर घर में कोई गाइड करने वाला ऐसा कोई बिल्कुल क्लोज चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, तो उसी माइंडसेट के साथ, और मेरे ख्याल से हर कोई नमन इसी माइंडसेट के साथ सी में आता है कि एक तो ऑप्शंस कम है, दूसरा कोई ना कोई दूर का सीईओ होता है जो बहुत पैसे छाप रहा होता है। राइट। जी। तो उनसे जो है वो ऐसा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी जो है वो सीए कर लेनी चाहिए। ग्रेट। सो कट टू आज। राइट, बिल्कुल। हम सीधा पहले पूरे स्टार्ट और एंड की बात कर लें, उसके बाद बीच बीच के जो हम स्टोरी देखेंगे। सो आज नमन जैन क्या कर रहे हैं। So I am working with Tata Administrative Services. हम्म। It's a flagship leadership program by Tata Group, as similar as say Aditya Birla Group has Aditya Birla Group leadership program. Very similar. Tata Group has Tata Administrative Services. It's a 65-year-old program, oldest in the country. ओके। And yeah, I'm working in it. My first stint is in Tata Steel, and हम्म। yeah, that's about it. क्या बात है, क्या बात है। अब आते हैं पूरा का पूरा बीच में क्या क्या आपने किया। सो ट्वेल्थ के बाद कॉलेज, कॉलेज का सबसे पहले आप बताएं कौन से कॉलेज में थे आप। सर, आई वॉज फ्रॉम हंसराज कॉलेज, दिल्ली ओके। यूनिवर्सिटी। हम्म। बीकॉम ऑनर्स ही कर रहे थे उधर से। एक्सपेक्टेड नहीं था ट्वेल्थ पे इतने मार्क्स आ जाएंगे। आई थिंक ये भी फैक्टर था सीए चूज करने के पीछे कि सीए में तो मार्क्स का कुछ करना नहीं है ट्वेल्थ के, हम्म। तो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आई रिमेम्बर कि एक ये डिलेमा रहा था कि क्या रेगुलर कॉलेज के साथ सीए की जाए। तो हम्म। अब आई थिंक लोगों को ये चीज बहुत क्लियर है। उस टाइम 6 साल पहले लोगों को इतना क्लियर नहीं था कि क्या रेगुलर कॉलेज के साथ भी सीए कर सकते हैं, क्या रेगुलर कॉलेज इनफैक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं। बहुत लोग हम्म। सोचते थे कि 1-1.5 साल एक्स्ट्रा लग जाता है तो टाइम वेस्ट है, बट मैं इस चीज के बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखी उस टाइम मेरे मेंटर्स ने जो मुझे कहा। और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से कि मैंने एक रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। जो एक्सपोजर वहां मिलता है हम्म। सोसाइटीज का, कमिटीज का, एक रेगुलर कॉलेज का वो अलग ही होता है राइट। कैंपस के बीच में। सो आई स्टार्टेड बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज। साइड बाय साइड कोचिंग शुरू कर दी। वही टिपिकल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। हम्म। टाइम टाइम आया ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का। मतलब हम्म। वही जो सबने कहा था कि दोनों ग्रुप देना है एक साथ, राइट। एक मत देना, तो वही हुआ मेरे साथ भी। हम्म। बट फर्स्ट ईयर में अपने आप को इतना इंडल्ज कर चुका था कॉलेज कमिटीज में, कॉलेज सोसाइटीज में, क्विजिंग में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, कि कहीं ना कहीं सीए ने एक बैक सीट ले ली थी। हम्म। तो जैसे ही अटेम्प्ट आया उस टाइम ये डिसीजन हुआ कि दोनों ग्रुप में चलो एक ही दे देते हैं। हम्म। तो ग्रुप 1 दे दिया, ग्रुप 1 क्लियर हो गया। कई बार मुझे भी लगता है पता नहीं कैसे, बट हो गया। और उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये तो शायद बिना पढ़े भी हो सकता है। फिर बारी आई ग्रुप 2 की। मैंने कहा इसमें भी यही करते हैं, कॉलेज कमिटीज के साथ कुछ कुछ प्रिपेयर करके ग्रुप 2 दे दिया, और पहली बार लाइफ में फेल हो गया। हम्म। तो पहली बार ग्रुप 2 में फेल हो गए।
और उसके बाद रियलाइज हुआ कि शायद इतना भी आसान नहीं है जितना सोचा था। फिर अगले अटेम्प्ट में जब एक बार मार पड़ गई तो अगले अटेम्प्ट में डिलीजेंटली कोचिंग ली, ऑडिट की कोचिंग ली, एडवांस अकाउंट्स ITSM कोचिंग लेके अच्छे से दिया और अच्छा स्कोर किया, मतलब बढ़िया एग्जामिशन वगैरह से पास हुए नेक्स्ट अटेम्प्ट में। साथ साथ पीयर प्रेशर में कहीं ना कहीं MBA का कुछ सीन बना। तो I'd say कि मेरी जर्नी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि MBA चूज करना, कैट का फॉर्म भरना मेरा डिसीजन नहीं था, बट हाँ फाइनली MBA डिसाइड करना ये मेरा डिसीजन था। तो नवंबर 18 मेरा अटेम्प्ट था ग्रुप 2 का, और नवंबर में ही सबको पता है कैट होते हैं। आज कैट की नोटिफिकेशन आई है, इस साल 28 नवंबर को है। तो उस टाइम पीयर प्रेशर में फॉर्म भर दिया लास्ट दिन पे कि सब लोग भर रहे हैं, वो कैट के स्पैम वाली नोटिफिकेशन आती रहती है ना इंस्टीट्यूट से, भर दो कोचिंग ले लो वो। राइट राइट राइट। तो पीयर प्रेशर में भर दिया। मम्मी कह रही थी क्या करेगा 2000 रुपए खराब करके, 2000 का फॉर्म था। और सोच, मिडिल क्लास बंदा सोच में होता है कि भाई 2000 का फॉर्म भरना भी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो राइट। भर दिया कुछ कुछ करके। उसके बाद भूल गया। उसके बाद वापस वही तैयारी में लग गए। नवंबर में ग्रुप 2 है, वही कोचिंग, वही सब कुछ, एक्रोनिम्स लर्न कर रहे हैं ऑडिट के आपके सारे। और उसके बाद ऑडिट का पेपर दे दिया और मैं भूल चुका था कि मैंने कैट का फॉर्म भी भरा है। ये स्टोरी कुछ लोगों को बहुत हाइपोथेटिकल लगती है। मैंने 3-4 इंटरव्यूज और दिए पहले, नीचे कमेंट्स आते हैं कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, बट यही सच है कि मैंने कैट की कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने अपना अटेम्प्ट दिया और मैं भूल चुका था कैट का एग्जाम भी है, जब तक एक दिन पहले मुझे नोटिफिकेशन आई कि रिमाइंडर टुमारो इज कैट एग्जाम। वो भेजता है टिपिकली कैट और इंस्टीट्यूट 2000 रुपए लगे हर होंगे। हाँ, और 2000 लगे। अब यही हुआ, मैंने मम्मी को कहा मम्मी नोएडा सेंटर पड़ा है, वहां कौन जाएगा, यहाँ मैं रोहिणी में रहता हूँ और मतलब दिल्ली का दूसरा कोना है ये तो मेरी मम्मी कहती बेटा 2000 रुपए दिया, जाना तो पड़ेगा। राइट। तो मैं सुबह उठा और मैं लेट हो गया। मतलब मेरे को पता है मैं बड़ी मुश्किल से वो पकड़ा था सेंटर में, लेट एग्जाम में उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को एंट्री दी। और मेरे को जितना आता था मैंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर दिया। मतलब आज भी मैं उन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश और मैथ्स बोलता हूँ क्योंकि मैंने कभी वो पढ़े नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं उसको वर्बल एप्टीट्यूड और कुछ मेंटल रीजनिंग कुछ कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी उस चीज को देखा ही नहीं है। मैंने पहली बार उस दिन मेट्रो में देखा था, अच्छा 3 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे करके आने हैं। एंड देन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं अपने ओपी बैच में था, शाह ऑडिटोरियम में दिल्ली में, यहाँ पे ओपी का बैच लगता है, तो यहाँ पे मैं था। 7वां-8वां दिन था, लंच ब्रेक चल रही थी और एकदम से मेरे को कहीं से पता चला कैट रिजल्ट आया। तो मेरे को तो पहले वेबसाइट ही नहीं पता थी चेक कहाँ करते हैं। फिर कहीं से वो पता लगी, देखा वेखा, चेक किया, तो मैंने देखा कि अच्छा मेरे ये आए, मेरे 98.2 थे। तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि 98.2 होते कितने हैं, कितने चाहिए कि आने के लिए, वैल्यू इसमें क्या जाने होती है के लिए। इसकी 98.2 हाँ, की? तो फिर मेरी एक कजन है, वो इंदौर से थी, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरे 98.2 है। कहती बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा फिर अब क्या करूं? कहती अब इंटरव्यू होगा। मैंने कहा अच्छा। कहती इंटरव्यू की तैयारी कर। तो मैंने उस टाइम फिर एक बार पहला डिलेमा था कि अच्छा उस टाइम क्या होता है कि अगर तुमने कैट का फॉर्म भरा है तो तुम सिर्फ IIMS में एडमिशन ले सकते हो। ये जो FMS और XLRI MDI ये इनका अलग फॉर्म होता है, और ये बात मेरे को भी पता ही नहीं थी कैट रिजल्ट आने तक, और इनका फॉर्म 2 महीने पहले बंद हो चुका था। तो तो मेरे पास सिर्फ IIMS के ऑप्शन थे। तो उसने कहा कि तू कोचिंग ले ले। तो मैंने कहा अच्छा किस चीज की? इंटरव्यू की। तो फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत फेमस दिल्ली में, वहां से कोचिंग ली थी। इंटरव्यू प्रोग्राम होता है उनका एक, और मेरे मेंटोर अलर्ट हुए थे गौतम पुरी सर, जाने मानी फिगर है MBA फील्ड बिल्कुल। में। तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे हो गया? तो वो कहते कि इसीलिए हो गया क्योंकि इस एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा तुम्हारे दिमाग को शांत रहने की जरूरत है, कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था परफॉर्म करने का, तुम्हारे जो नॉलेज तुम कराए उस चीज को। तो मैं मानता हूँ कि ये शायद हर एग्जाम के लिए सच हो सकता है कि तुम्हारे मेंटल कामनेस एग्जाम में, तुम्हारी जो रिजिडिटी है एग्जाम के अगेंस्ट वो शो करते हो, और कितनी तुम्हारी रेजिलियंस है उस एग्जाम के लिए, क्या तुम्हारी मोटिवेशन है, ये चीजें बहुत मैटर करती है तुम्हारी नॉलेज से ज्यादा आज से। राइट। मतलब एक मैं यहाँ पर रोक के बीच में बोलना चाहूंगा, इसके लिए हेट तो बहुत मिलती होगी जब आप ये बोलते हो कि मैंने बिना पढ़े कैट निकाल दिया। बहुत, मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता, और मैं कहता हूँ यार तुम ये देखो मैंने फॉर्म तक नहीं भरा। अगर मेरे को कैट सीरियस होता तो मैं फॉर्म तो भर देता है FMS का, जहाँ 2 लाख में तुम्हारी इतनी बढ़िया MBA हो जाती है, मैं 25 लाख वाला फॉर्म क्यों भरता? राइट तो राइट। ओके, हाँ जी, फिर इंटरव्यू। वही है। तो फिर इंटरव्यू हुआ, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब मैंने डिलीजेंटली वहां पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन ली। मतलब मेरे लिए काफी फ्रूटफुल रहा वो एक्सपीरियंस। देन इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू काफी अच्छे गए। एंड देन जब रिजल्ट आया तो उस दिन मेरा हंसराज का फेयरवेल दिन था। उस दिन मैंने अपने दोस्तों को पहली बार बताया था कि यार मैंने कैट दिया था और मेरा ना यहाँ IIM के कन्वर्ट हो गया। तो भाई वो लोग मतलब ऐसे बौखला गए कि तूने 1 साल से तो हमें बताया नहीं कि तूने कैट का फॉर्म भरा था और ये सब हो गया ये सब। मैंने कहा यार कभी सोचा ही नहीं था MBA करेंगे। और बताता हूँ, और मैंने डेलॉइट में, मेरे पास आर्टिकलशिप मिल गई थी, मेरे को डेलॉइट सिलेक्शन ऑफर था, PwC से था। मैंने डेलॉइट को हाँ कर दी, पहले दिन ओरिएंटेशन में भी बैठा आया था मैं।
ये फ्रेटर्निटी पे आई थिंक भूमिका इंटरव्यू भी लेती है, तो वो मेरे राइट। साथ उस रूम में भी थी। हम्म। तो मैं पहले दिन डेलॉयट भी हुआ है, फिर मैंने सोचा कि कुछ लोगों से बात करते हैं, मैंने आपको मैसेज किया, मैं अजय जैन सर के घर गया, हम्म। और एक दो सीए टीचर्स हैं, अपने हम्म। स्कूल के टीचर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, उनसे बात करी। तो मिक्स्ड ओपिनियन था, बट ओवरऑल यही समझ में आया कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मुझे क्या करना है लाइफ में। तो आई पुट दिस वेरी क्लियरली, इट्स नॉट लाइक कि एमबीए इज बेटर देन सीए, इट्स नॉट हम्म। लाइक दैट। इट्स राइट। ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। हम्म। If you want, if you have a clarity that this is something I want to do, like CA is something I want to do, go for it. There is no need for MBA at all. राइट। हम्म। So this is very important, and सबने मुझे यही कहा। एंड देन लास्ट में एक हमारी फैमिली में थे, उन्होंने कहा कि एक पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर और दोनों की प्रोस एंड कॉन्स लिख, तेरे को खुद समझ में आ जाएगा। और जब मैंने लिखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, कि शायद एमबीए बेटर है। और आई थिंक एक मेजर उसके अंदर जो मेरे डिसाइडिंग फैक्टर्स रहे थे उस टाइम में, 2 मिनट उसके बारे में बात करना चाहूंगी, क्यों मैंने हम्म। एमबीए करी। आई थिंक एक बार जो मैं अटेम्प्ट में फेल हो गया था, इसका इस डिसीजन पे काफी इंपैक्ट रहा, कि मुझे ऐसा लगा कि एक बार फेल हो गए हैं तो शायद आगे फाइनल में भी कुछ चांस है फेल होने का। और मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी खड़ा हो, वो ये फेलियर्स ज्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मे बी। राइट। दूसरा रीजन ये था कि सीए में सर्टेनिटी नहीं है कि तुम सीए हम्म। बनोगे ही बनोगे। हो सकता है 10 साल लग जाए, तुम अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहो। मतलब राइट। मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, बट ऐसा राइट। हो सकता है। हम्म। एमबीए में तुम्हें श्योरिटी है कि 2 साल में कुछ ना हो, तुम्हारे घर पे डिग्री भिजवा देंगे वो लोग। हम्म। मतलब ऑब्वियसली फेल वेल नहीं एंट्री हो होना है। गई तो एंट्री हो गई तो उसके हाँ, बाद एग्जिट आसान है वहां पे। एग्जिट आसान है। सीए में हम्म। उल्टा है, सीए में एग्जिट हम्म। इन्होंने आसान आसान कर रखी है, सीपीटी में भर लेते हम्म। हैं बच्चे, बट फिर वही पीछे जाके एंट्री अटक आसान कर जाते रखी है हैं। और एग्जिट मुश्किल कर दी है हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जबकि एमबीए में ऑपोजिट है, कैट ही इतना मुश्किल बना रखा है कि वही बच्चे आए जो आगे एटलीस्ट फेल ना हो। राइट। तो राइट। मुझे ये था कि चलो और कुछ नहीं, एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। और एवरेज पैकेज थोड़ी बहुत देख ली तो दो बहुत डिल्यूजनल है। मैं ये भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कहना चाहूंगा, प्लीज प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पे या आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। एमबीए वगैरह की कॉलेजेस की बहुत डिल्यूजनल होती है ये। राइट। मतलब जो राइट। दिखता है वो नहीं होता है। इस मुद्दे पे बात करनी मुझे आपसे भी आएंगे इस पे आगे। तो हाँ। अभी नमन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कौन से एम्स में आपका एडमिशन हुआ पहले तो ये बताओ, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। मेरे पास कॉल थी इंटरव्यू से पहले, आई एम कोरिकोड जो है, आई एम हम्म। के की थी। और उसके बाद फिर आई एम शिलोंग और बेबी आई एम। सिंस मेरे पास आई एम जी ऑप्शन था, यही थी ना। मेरे पास इंदौर की कॉल थी, ना लखनऊ, ना एबीसी। तो हम्म। आई एम के बेसिकली मेरी बेस्ट कॉल थी, जो मेरी कन्वर्ट हो गई थी। और ओके। नीचे की भी सारी कन्वर्ट हो गई थी, तो ऑब्वियसली आई जॉइंड आई एम कोरिकोड। और वो केरला में है, एकदम एक्सट्रीम पार्ट में। तो ये भी काफी मेजर डिसीजन था कि तुम दिल्ली के बच्चे को एकदम केरल भेज रहे हो, राइट। और एक जैन बच्चे को, वेज बच्चे को तुम एकदम नॉन वेज स्टेट में भेज रहे हो, कैसा रहेगा। राइट। राइट। काफी फैक्टर्स थे ये। राइट। सो अब आज आज जब आप अपने आप को देखते हो तो रिग्रेट होता है सीए छोड़ने का 1% भी, या बिल्कुल नहीं होता है? अम, अगर मैं से मटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखूं कि कैसी मेरी जॉब है, कैसा मैं अर्न कर रहा हूं, तो मुझे शायद रिग्रेट नहीं होता है। हम्म। दो मेरी एक सीए से, सिंस मैंने उसको अपनी लाइफ के 3 साल दिया, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। तो वो हम्म। फीलिंग आती है कि क्या क्या मैं इसको अब भी पूरी कर सकता हूँ। मैं मेरे कॉलेजेस में जो और फुली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इससे, उनसे मैं बात करता रहता था, कोई सीन है कि मैं अभी पूरी कर सकता हूँ। वो कहते थे हम्म। यार अब क्या करेगा करके, तो एमबीए बन गया। तो थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। बाकी आई थिंक मटेरियलिस्टिक वाइज, अर्निंग वाइज, जॉब वाइज, एक्सपोजर वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, आई से एमबीए मैं रिग्रेट नहीं करता। राइट। अच्छा, जब आप मेरे से आपकी बात हुई है, जब अजय जैन सर से बात हुई आपकी, तो एटलीस्ट आप मेरा तो बताओ कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि मैं उस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ दोबारा से। शायद जैन सर का आप अपने एक पर्सनल डिसीजन लेना बताना चाहोगे कि नहीं, मैंने आपको क्या बोला था कि क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको एक प्रॉपर लंबा सा पैराग्राफ लिख के भेजा था कि हाय, आई एम नमन, मैं इस अटेम्प्ट में पढ़ा हूँ आपसे, और ये मेरा डिसीजन, मतलब ये ऑप्शंस है मेरे पास कि एमबीए हम्म। है, मैं सीए में एक बार फेल हो चुका हूँ। और मैंने नीचे लिख भी दिया था, सर वॉइस नोट भेज देना, बट रिप्लाई जरूर कर देना। तो आपका यही रिप्लाई आया था कि एमबीए एमबीए, मतलब जैसे नारे लगा रहे होते हैं ना, एमबीए एमबीए, उस टाइप से रिप्लाई आया। तो मैं वो कहता अच्छा, अगर कोई डिलेमा ही नहीं है सर को भी, तो हम्म। वो वाली चीज थी कि हाँ, एमबीए ही अब है। राइट। सो इससे पता है क्या होता है नमन, जैसे आपको हिट मिलती है ना कि भाई बिना कोचिंग के कैट निकाल दिया, अगर हम किसी सीए स्टूडेंट को बोल दें ना एमबीए कर ले भाई, सीए ड्रॉप करना है तो कर ले और एमबीए कर ले, तो हमें बहुत हिट मिलती है। तो आपने इस चीज को कैसे लिया कि यार ये तो बताओ, सीए टीचर है और कह रहा है कि एमबीए कर लो, आपका क्या उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? सर मैंने तो इसको पॉजिटिवली लिया। मैंने कहा अगर सीए टीचर एमबीए करे तो कुछ तो होगा यार इसके अंदर। तो हम्म। मैंने तो ये पॉजिटिवली लेके किया इस चीज को। और मैंने कहा 2-3 सीए टीचर्स कह रहे हैं तो यार पागल थोड़ी है ये लोग। मैंने कहा कुछ सोच के ही कह रहे होंगे कि एमबीए कर ले। और राइट। मैं मतलब डेफिनेटली इस चीज को रिग्रेट नहीं करता। और मतलब आई आई पुट सम पॉइंट्स फॉरवर्ड की जिससे मैं कह सकता हूँ कि वो डिसीजन अच्छा रहा। एमबीए डेफिनेटली बहुत ब्रॉड हॉराइजंस ओपन कर देता है तुम्हारे लिए।
अपॉर्चुनिटीज एकदम खुल जाती हैं। सीए में कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड फील्ड्स, आई विल नॉट से वेरी रेस्ट्रिक्टेड, बट है, ऑडिट में ही जाना है, टैक्स में ही जाना है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड है भाई, वहीं वहीं घूमना है, मैक्सिमम सीएफओ तक पहुंच जाओगे, मतलब वही सीन है। राइट, एमबीए में ब्रॉड हॉराइजंस है, और द मेन पॉइंट इज तुम्हारे करियर पे किक स्टार्ट मिल जाता है, राइट। मतलब एक जंप मिल जाती है करियर को। मैंने वो मैसेज निकाल लिया आपका, 25 अप्रैल 2019 का आपका मैसेज आया हुआ है मेरे पास। और ऑडिट में आपके 60 मार्क्स आपने बताए मुझे, नवंबर 2018 में आपने, आपका शायद एक एग्जाम रह गया था, और बस वो छोटी सी कॉन्वर्सेशन है अपनी। 25 अप्रैल को यस आपका सर, मैसेज आया, 26 अप्रैल को मैंने रिप्लाई कर रखा है। ओके। यस सर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके टीचर्स, चाहे सीए टीचर्स थे, आपके स्कूल टीचर्स थे, या आपके जो और मेंटोर्स रहेंगे, उन्होंने आपका साथ दिया। कॉलेज ने आपको कितना ओरिएंटेशन दिया एमबीए करने के लिए? अगर कॉलेज में ना होते तो क्या एमबीए के बारे में सोचते? इस तरह का एक्सपोजर ना होता तो क्या आप एमबीए के बारे में सोचते? सर अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज का आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और आई थिंक अब तो मतलब मैं तो ये बहुत इनफॉर्मली मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा, मतलब हम्म, ऐसे सीरियसली नहीं लेना, बट कॉलेज का डेफिनेटली तुम्हारी एमबीए सिलेक्शन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, किस कॉलेज से हो और क्या हो। अगर एसआरसीसी से तो हो तो मतलब कोई भी कॉलेज उठा लेगा तुम्हें, ऑब्वियसली कुछ अच्छी परसेंटाइल होनी चाहिए, बट जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशंस है उसका काफी अच्छा रोल है इस चीज में। एडमिशन एक पॉइंट हो गया कि हाँ हंसराज का एडमिशन में कुछ रोल रहा, बट मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट में, मतलब एक रेगुलर कॉलेज का एक इंटरव्यू में जो तुम स्टोरी बोलते हो, इंटरव्यूअर को कोई भी इंटरव्यूअर एक बोगस स्टोरी नहीं सुनना चाहता है। हम्म, तो एक रेगुलर कॉलेज तुम्हें एक होलिस्टिक ऐसा डेवलपमेंट देता है जिससे तुम अपनी लाइफ की स्टोरी बना सकते हो कि अच्छा मैंने कमिटीज में इसलिए पार्ट लिया क्योंकि मैं इसलिए इंटरेस्टेड था, मुझे ब्रॉड हॉराइजंस चाहिए थे, इसीलिए मैं सीए छोड़ के एमबीए ना चाहता क्योंकि एमबीए मुझे ब्रॉड हॉराइजंस मिलेंगे, तो एक कनेक्ट बैठ गया। तो ये हम्म, स्टोरी है जो इंटरव्यू में है। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऑब्वियसली रेगुलर कॉलेज का बहुत रोल था कि तुम कमिटीज में पार्ट लेते हो, एक्सटर्नल पार्टी से डील करते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, 50-100 बंदों की टीम लीड करते हो, तो उसका ऑब्वियसली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी रोल रहता है। और प्रोफाइल बेस्ड एडमिशंस मैंने कवर किए कि कॉलेज के नाम का तो फर्क पड़ता है। राइट। एक चीज मुझे नमन ये जाननी है कि मैं आपसे ना दो दो लोगों को मिलवाता हूँ, दो बच्चों को। एक स्टूडेंट क्लास 12th में अराउंड 96-97% है, एसआरसीसी, हंसराज या और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है उसको, जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो परसेंटेज है उसके पास। आज आज का नमन जैन उसको क्या बोलेगा कि सीए के फॉर्म्स भरो फाउंडेशन के, या पहले से टारगेट लेके चलोगे भाई एमबीए करना है? सर ये पहली बात तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको करना क्या। अगर वो बहुत श्योर है कि मुझे एमबीए ही करना है या उसके अलावा कुछ और भी करना है, यूपीएससी ही करना है, हम्म, उसके लिए जाए, अगर वो श्योर है। हम्म, अगर वो नहीं है और उसका इंटरेस्ट है कि मैं सीए में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट एमबीए में भी है, मैं ओपन हुआ अभी, मतलब मैं एक्सप्लोर हम्म, करना चाहता हूँ, तो आज से सीए के फॉर्म भर दो। मतलब मैं तो कभी रिग्रेट ही नहीं करता कि मैंने आईपीसीसी दी, इतने 3 साल लगाए, क्योंकि जो नॉलेज मुझे मिली, और मतलब एमबीए में भी इसकी हेल्प मिली है कि मतलब मैं अपनी डेफिनेटली। क्लास वालों के ऊपर एक एज पे था क्योंकि मैंने वो चीजें हम्म, पढ़ रखी है पहले से। तो आज से कि मतलब अगर है कि सीए के फॉर्म भर दो, आईपीसीसी कर लो, कॉलेज के साथ हो ही जाएगी, अगर मतलब 96 97 में पढ़ने वाले बच्चे हो। उसके बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि क्या हम्म, मुझे सीएफए करनी है या मुझे सीए कंटिन्यू करनी है या एमबीए करनी है, तो हम्म, वो ऑप्शन रहेगा, तो तुम उस ऑप्शन को तब एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई थिंक पहले 2 साल में तो तुम वैसे भी एमबीए की प्रेप नहीं करोगे कैट की, तो राइट, क्यों ना सीए ट्राई कर लो। राइट। सो यू कैन आप आइडियाज के साथ खेल सकते हो थोड़ा थोड़ा, कि चलो सीए का एक फ्लेवर ले लिया, फिर इतने में आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि एमबीए क्या होता है। जैसे शायद आपको आई, आपने देखा कि यार यस। आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे कि मैं एक बार फेल भी हुआ हूँ, और आगे भी मुझे लग रहा है कि कोई गारंटी टाइप नहीं है, जैसे हम ऑडिट की भाषा में बोले तो कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है आपको यस। कि भैया आप पास होंगे ही होंगे। तो अपने उस क्राइटेरिया पे आप डिसाइड कर सकते हो, यानी कि अब थर्ड ईयर वाले नमन जैन पे आ जाते हैं कि अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाला नमन जैन आपके पास आता है तो आप उसको ये बातें जरूर बोलोगे कंसिडर करने के लिए कि भाई ये बातें कंसिडर करो, एंड देन डिसाइड कि आपने आगे क्या करना है, मतलब आगे आपने एमबीए करना है या सीए करना है। अच्छा, एक आपने बड़ा एग्जैक्टली। बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू छेड़ दिया था, सैलरीज। तो ये क्या हवा बनी हुई है आईएम्स की सैलरी, भाई इतनी एवरेज सैलरी इतनी है, सीएस की कुछ सैलरी नहीं होती है? इस पे थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालो। अरे सर, आप बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़वा रहे हो, बट बच्चों की भलाई के लिए कवर कर देते हैं ऐसे भी। राइट, राइट। तो मैं मतलब जो मेरे को नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बोलता हम्म, हूँ। सीए की सैलरी की पहले बात करते हैं। हम्म, एक टिपिकल जो सीए बनता है अगर वो बिग फोर में लगता है, राइट, राइट। तो उसकी अराउंड 70,000 80,000 के अराउंड की सैलरी लगती है, तो मतलब एक डिसेंट है कि 10 साढ़े 10 लाख का 11 लाख का पैकेज है। दिस हम्म, इज फॉर द टॉप एंड, मतलब जो टॉप एंड है, मतलब बिल्कुल टॉप की बात नहीं कर रहा, जो आईसीआई की कैंपस प्लेसमेंट से मॉन्डलेज या एबीजी एलपी वगैरह में जाते हैं उनकी और ज्यादा होती है।
राइट। बट एक टिपिकल एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने 3 साल एक बिग फोर में घिसाई है और उसके बाद जो है वो वहां जॉब कर रहा है, तो उसकी 70-80 हजार के करीब सैलरी है। हम्म। अब बात करते हैं कुछ टॉप एंड सीएस की, मतलब जो बिल्कुल रैंक होल्डर है, 1 2 3 5 रैंक लेके आ गए हैं और जो हम्म। है अच्छे स्किल्स हैं, आईसीआई की वेल। कैंपस प्लेसमेंट में बैठे हैं। राइट। हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी है वो सब। हम्म। तो जितना मैंने सुना है एबीजीएलपी और इनके अंदर भारत पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम आई थिंक या आईओसीएल, कोई तो आईसी की प्लेसमेंट में काफी पुराने टाइम से आती है, तो उनके अंदर अराउंड मेरे हिसाब से 20 लाख का पैकेज है बिल्कुल। ऑन एन एवरेज, अराउंड हम्म। इतना है अराउंड। लेकिन वो बहुत कम लोगों को, जैसे आपने बोला ना, वो बहुत ही कम सिलेक्टेड लोगों को मिल पाता है। बहुत सिलेक्टेड सर, मतलब 3 4 5 बच्चे होंगे जो ले गए एक बैच में, और उससे ज्यादा मतलब क्या हम्म। है, ये बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। और इनफैक्ट मेरे आईआईएम में भी एक बच्चा था जो ये भारत पेट्रोलियम का 22 लाख का पैकेज छोड़ के आया था। मैंने कहा फिर यहाँ पे क्या वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करो, यहाँ भी इतने का ही लगेगा। अच्छा, उसने सीए बनने के बाद 22 लाख का पैकेज छोड़ के वो फिर एमबीए करने चला गया। यस यस, उसका रीजन अलग था सर, उसका शादी वाला रीजन था, वो कह रहा था घर वाले शादी के लिए फोर्स कर। ओके। तो अलग अलग रीजन था सर, अब क्या एमबीए राइट। करने के, उसको शादी राइट। का राइट। रीजन था, जब वो रैंक होल्डर था, 45 रैंक थी, हम्म। एसएफए में 97 थे, आए हुए हैं अगर। हम्म। तो एनीवे, तो अब बात करते हैं बी स्कूल प्लेसमेंट्स की। हम्म। बी स्कूल प्लेसमेंट्स, पहली चीज मैं कहूंगा कि बहुत अनसर्टेन है। ये फैक्ट है, किसी भी बी स्कूलर से पूछ लो कि वो पहला वर्ड यही कहेगा कि बी स्कूल प्लेसमेंट्स बहुत अनसर्टेन है। तुम अपने अंडर में टॉपर रहे होगे, इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम बी स्कूल में आके 20-22 लाख का पैकेज ले जाओ, हो सकता है 12-15 का ही हो। अच्छा, 12-15 के पैकेज से ये बताना चाहूंगा कि जो तुम एवरेज पैकेज देखते हो 20-22 लाख का, इस हर किसी का नहीं लगता है। राइट। लोअर एंड पे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो प्लेस ही नहीं होते हैं, जो हम्म। प्लेस ही नहीं होते हैं, बीस हम्म। पच्चीस लाख रुपए फीस भर दी है, लोन है 20-25 लाख का सिर पे, अब उसको कैसे उतारें। हम्म। तो ये लोअर एंड की बात हो गई। अब एवरेज पैकेज की रियलिटी बता देते हैं। हम्म। पहली बात तो बात करते हैं कि बी स्कूल्स की। हम्म। जो टॉप बी स्कूल्स है, मैं कहूंगा टॉप 7 8 9 बी स्कूल्स हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोरिकोड, हम्म। एफएमएस हो गया, एक्सएलआरआई हो गया। तो हम्म। इन सब में तो थोड़ी बहुत तुम कह सकते हो रीजनेबल अश्योरेंस है, राइट। राइट। एब्सोल्यूट किसी में भी नहीं है। हम्म। तो रीजनेबल अश्योरेंस ये है कि भाई इतना पैकेज लग जाएगा कि तुम लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए महीना घर में हम्म। डाल लोगे। हम्म। और उससे नीचे की अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे वाले सीए में परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म। अच्छा वाला सब कुछ चल रहा है, बट वो लोअर एंड की तरफ जा रहे हैं। आईआईएम जम्मू, रांची, मैं किसी कॉलेज को ऐसे डिफेम नहीं राइट। करना राइट। चाहता इस राइट। वीडियो में, राइट। हम्म। बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जो बहुत हम्म। लोअर एंड की तरफ जाते हैं छोड़ के कि अच्छा आईआईएम का नाम है तो हो सकता है हम्म। 10 साल बाद ये भी पॉपुलर हो। अरे 10 साल हम्म। किसने देखे हैं, तुम्हें कल हम्म। जॉब चाहिए। तो राइट। उन आईएम्स में आई आई पुट इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा बुरा हम्म। हाल है, स्पेशली कोविड के बाद ज्यादा बुरा हाल है। ओके। तो अगर तुम एमबीए के लिए टारगेट कर रहे हो, टारगेट टॉप 5 6 बी स्कूल्स। उससे नीचे अगर तुम सीए में अच्छा भला छोड़ के आ रहे हो तो आई डोंट सी अ पॉइंट देयर। अगर तुम बिल्कुल ही सीए में नहीं कर पा रहे हो तो वहां में भी आ सकते हो, बट हम्म। अगर सीए में ठीक ठाक चल रहा है तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें टॉप 7 8 आईएम्स के नीचे सोचना भी चाहिए। राइट। मैं टॉप सेवन अपने एट आइम्स कॉलेज हो की गए, बात और भी करूं। जो अच्छे कॉलेजेस हैं, और भी जो अच्छे बी स्कूल हैं आइम्स को छोड़ के, उनमें हाँ भी हाँ, जा आईएम्स को सकते हैं। छोड़ के एफएमएस हो गया, एफएमएस बहुत अच्छा बी स्कूल है, 2 लाख रुपए फीस दो, 25 लाख की सैलरी लो, बेस्ट हम्म। आरओआई। क्या बात है। हाँ। एक्सएलआरआई हो गया, हम्म। एसपी जैन वेरी गुड कॉलेज, मतलब एसपी जैन को लोग बहुत अंडररेट करते हैं, वेरी गुड कॉलेज। हम्म। तो मतलब काफी ऐसे नॉन आईएम्स भी हैं। उसके अलावा इससे मैं अपने कॉलेज की बात करूं, एग्जाम्पल लेके कि मेरे कॉलेज जो है मतलब मेरा कॉलेज वाला मेरे को निकाल ना दे, बट मैं एक हम्म। एक्स कॉलेज की बात करता हूँ हाँ। जिसके बी स्कूल में पैकेज है 22-23 लाख रुपए, लिख हम्म। रखा उन्होंने 22-23 लाख। मैं तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जिससे तुम पता कर सकते हो कि इन हैंड मेरे बैंक में कितना आएगा। हम्म। अगर उस बी स्कूल का एवरेज पैकेज 24 लाख रुपए है ना, उसको सिंपल 20 से डिवाइड कर लो। हम्म। 20 से डिवाइड को 24 करोगे, 1.2 लैक्स पर मंथ है, यही तुम्हारे बैंक में आएगा। ओके। और तुम कहोगे यार 12 से क्यों नहीं कर रहे, यार 12 महीने होते हैं, वो हम्म। तुम्हें यही यही सारा क्रक्स है, यही सारा क्रक्स है बी स्कूल राइट। की प्लेसमेंट ये रिपोर्ट्स का। बी स्कूल में आके पता चलेगा कि 20 से क्यों कर रहे हैं। हाँ हम्म। हाँ। ओके। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक ना नंबर्स में बात करते हैं नमन। नंबर्स में हम्म कैसे बात करते हैं कि एक सीए का जो ऑफिशियल कैंपस का रिपोर्ट आता है, राइट, ऑफिशियल कैंपस की, जैसे आपने बोला बहुत सारे एमबीए प्लेस भी नहीं हो पाते, ऐसे बहुत सारे सीएस भी, मैं तो बोलूंगा कि मेजोरिटी सीएस अगर मैं देखूं तो प्लेस नहीं हो पाते हैं। आई थिंक यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज अगर हम निकालने बैठे हैं तो वो 30-40% हायर साइड पे बोल रहा हूँ मैं सीए का होगा। तो पहले तो ये परसेंटेज कितना होता है आईएम्स के अंदर, कितने परसेंट, अगर 100 लोगों का बैच है तो कितने लोग प्लेस हो पाते हैं?
बहुत अच्छा है। आई थिंक 95 प्लस कहूंगा मैं तो। आई थिंक 98 भी कहूंगा तो वो बुरा नहीं होगा। मतलब बहुत लास्ट ईयर अगर 500 का बैच है तो 10-15 बच्चे होंगे जो प्लेस नहीं हो पाएंगे। वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब उनको नहीं पढ़ना है, वो मेंटालिटी लेके आते हैं। यूजुअली सारे हो जाते हैं, दो एवरेज हम्म सबका नहीं लगता है, एवरेज हम्म सबका नहीं लगता है से। राइट राइट। तो मतलब अगर मैं बैच वाइज प्लेसमेंट देखूं तो 90% हम एक बहुत एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चल सकते हैं। जी अब जी मेरा दूसरा जी। सवाल है कि सीएस की ही सैलरीज मैं क्यों पूछ रहा हूँ। एक तो ना कई बार ना हम मुझे ऐसा लगता है कि यार सीए कोर्स को ना कई बार बहुत ज्यादा ना एग्जैजरेट कर दिया जाता है, ओवर रेट कर दिया जाता है कि सीए तो भाई मतलब एमबीएस को कुछ नहीं आता, एमबीएस को सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन आती है, उनको नॉलेज तो कुछ होती ही नहीं है, और सीएस को नॉलेज होती है उन्हें प्रेजेंटेशन आती नहीं। ये बातें बड़ी बड़ी स्टेजेस पे चढ़ के बोली जाती हैं कि ऐसा है, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि भाई नॉलेज में सीए को मैं ये नहीं कह रहा कम है, लेकिन आप किसी सामने वाले को भी ऐसे कम नहीं बोल सकते हो कि उनकी नॉलेज ही उनको सिर्फ प्रेजेंटेशन आती है। तो कंसिडरिंग दैट मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब आप मुझे बताओ कि अब मैं जब सीए कैंपस की परसेंटेज की बात में आता हूँ कि इनकी एवरेज पैकेज पे जो इनका एवरेज पैकेज बताया जाता है ऑन रिकॉर्ड, जो बताया जाता है वो ऑन रिकॉर्ड बताया जाता है 7 से 8 लाख। राइट, 7.5 मान के चल देते हैं हम लोग। यही एवरेज पैकेज जो आप टॉप 7 आईएम्स बता रहे हो या टॉप 7-8 या टॉप 10 कॉलेजेस बता रहे हो, 20 स्कूल्स बता रहे हो, उसमें यही एवरेज पैकेज आपके हिसाब से क्या नंबर आता है? आई से अबाउट 20 to 24 lakhs, मतलब 3x कर लो सिंपल सीए वालों का। राइट ट्वेंटी राइट। फोर एक्स 3x। हाँ, तो 7 lakhs हाँ मैं उनका है समझ तो गया, अपना मतलब एटलीस्ट ट्वेंटी 24, फोर हाँ लैक्स तो 20 से 24 है। के आसपास, क्या बात है। हाँ। अच्छा अब मुझे एक बात और पूछनी है नमन, आप इस चीज को कैसे देखते हो? मैं क्या मानता हूँ बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी बात को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता 1% भी। मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंटली बताओ, क्या एमबीएज सीएज की जॉब्स कहीं पे खा रहे हैं या कहीं पे कंपटीशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, मतलब एमबीए और सीए लोग मिक्स करके देख रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं कि उन, अरे ये क्वेश्चन ही जब अराइज होगा कि किसको ज्यादा नॉलेज है जब सिलेबस सेम हो। अरे जब सिलेबस ही अलग है तो तुम कैसे हम्म दोनों के वो कंपेयर कर रहे हो? हम्म जब सिलेबस अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग है, डोमेन्स अलग है, तो हम्म जॉब्स खाने और इसकी तो बात इतनी है ही नहीं। हम्म और मतलब ये उस टाइम भी पॉइंट होता था जब मेरा डिलेमा था सीए वर्सेस एमबीए, तो ये फील्ड्स ही दोनों अलग है। हम्म मतलब एमबीए बिल्कुल अलग चीज है, सीए बिल्कुल अलग चीज है। दोनों को कंपेयर करना नॉलेज वाइज, जॉब सैलरी वाइज कह सकते हैं, नॉलेज वाइज और जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज आई वोंट से इज फेयर थिंग टू डू। और हम्म मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि एमबीए जो है सीएस की जॉब खा रहे हैं। जिस प्रोफाइल में मैं हूँ या जो मैं मेजोरिटी प्रोफाइल्स देखता हूँ एमबीएस की, वो हम्म सीए वाला काम ही नहीं है, वो सीए वाली नॉलेज ही नहीं है। मतलब जो काम हम्म मैं करता हूँ वो सीए में आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं जाते हैं वो चीज हम्म उन्हें, तो मतलब वो उनकी उनका डोमेन ही नहीं है वो। हम्म ऐसे ही जो सीए वाली प्रोफाइल है जो ऑडिट में बैठे हैं वो हमें हम्म पढ़ाया ही नहीं जाता, तो वो हाँ, हमारा हो ही नहीं डोमेन सकता। नहीं है। राइट राइट राइट। तो अब कमिंग टू योर डोमेन, मैंने लिखा भी हुआ है कि किस डोमेन में आपने स्पेशलाइजेशन किया और क्या प्रोफाइल है आज की डेट में आपकी? सर आईएम्स में स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले खत्म हो गया था। ओके। अब स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, जैसे पहले होता था कि एमबीए मार्केटिंग है, फाइनेंस है, अब वो नहीं हम्म है। हम्म इलेक्टिव्स का सिस्टम है, जैसे सीए ओके। में भी अब इलेक्टिव्स आ गए हैं फाइनल में कि भाई हम्म इलेक्टिव ले लो एक एक अपना और उससे कर लो। वैसे आईएम्स में राइट। सारे इलेक्टिव्स हैं। सेकंड ईयर में तुम हम्म सारे सब्जेक्ट्स खुद चूज करोगे अपने। हम्म कॉलेज तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए, तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स खुद चूज किए। तो अब ये ऐसे कह देते हैं कि जिस बंदे ने जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है उसने सारे फाइनेंस के उठाए होंगे सेकंड ईयर में, तो कह हम्म देते हैं अच्छा ये एमबीए इन फाइनेंस है। बट ऐसा हम्म कोई ऑफिशियल रूल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने सारे मिक्स उठाए थे। मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है, मैंने 2 फाइनेंस के उठाए, 2 मार्केटिंग के उठाए, 2 स्ट्रैटेजी के उठाए, अपना कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। राइट राइट। ये मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं ना कि अब फंक्शनल मैनेजर्स खत्म होकर जनरलिस्ट जो है वो आते जा रहे हैं। जनरलिस्ट। राइट, यस तो आर ग्लास स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। यस। ग्रेट। सो अब एक और मेरे पास क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा सुन के कि भाई इस तरह से स्पेशलाइजेशन को खत्म कर दिया, अब सीधा अपने इलेक्टिव्स चुनो और आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन ये है कि अब आपका रोल क्या है, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं आज के डेट में टीएस जो है टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपसे क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रही है? सर पहली बात तो ऐसे टास्क का मैं बता दूंगा, टास्क क्या एक्सपेक्ट करती है, बट जनरल एमबीए से क्या एक्सपेक्टेशन है एक बार इस पे भी कर लेते हाँ हैं जी, कि श्योर एमबीए श्योर, बिल्कुल। एमबीए से क्या एक्सपेक्ट होता है। एमबीए से ऑब्वियसली एक जनरलिस्ट एक्सपेक्ट होता है। वहां पे इंटरव्यूज में भी आईएलटीएस से कि एमबीए के जो प्लेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या रॉकेट साइंस बात कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं होता है। वो जनरल जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में। हम्म मैं टास्क की स्पेसिफिकली बात करूं तो टास्क एक जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इनको जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं। टास्क का है हम्म एबीजी एलपी हो गया, आरपीजी का हो गया, रिलायंस का हो गया, 4-5 कॉन्ग्लोमरेट्स का है। तो इसके अंदर एक ऐसे काम करते हैं कि
फर्स्ट ईयर में 4 स्टिंट्स होते हैं 3-3 महीने के। जैसे मेरा पहला स्टिंट टाटा स्टील में है, तो मैं हम्म हर 3 महीने में एक नई कंपनी में जाऊंगा। मैं अभी टाटा स्टील में हूँ, 3 महीने बाद हो सकता है मैं टाटा क्लिक में होऊंगा, 3 महीने बाद कहीं और रहूंगा। ऐसे एक रूरल हम्म स्टिंट होता है, एक सीएसआर का स्टिंट करके आना होता है। हम्म तो इससे तुम्हें एक्सपोजर मिल जाता है कि अच्छा तुमने ये कंपनी देख ली, ये कंपनी देख ली, ये डोमेन देख लिया, तो तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये करना है या एटलीस्ट ये तो नहीं करना है। हम्म तो ये बेनिफिट है जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का, और स्पेशली एक फ्रेशर को लेके मुझे लगता है कि काफी बेनिफिट है, जिसको नहीं पता लाइफ में क्या करना है, हम्म तो ये पता चल जाएगा। टास्क की क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे से, तो जो मैंने एमबीए में पढ़ा है, जो मैंने पहले पढ़ा है, उसको अब इसलिए ट्रुथफुली लगाना है, काम करना है, और मतलब नॉलेज को शो करना है। मतलब अगर वो, मतलब आप ये समझो कि एमबीए टीयर 2 कॉलेजेस से भी है, हम्म जिनको वो मे बी लोअर पैकेजेस में हायर कर सकते हो, तो वो तुम्हें 25 लाख का पैकेज देके क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि तुमसे हम्म कुछ वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें वो होता है ना, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, वो वाली चीज राइट करके देनी है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस को उनके ऊपर उठना है। राइट। एक एक सवाल मेरे पास और भी है। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो सीए में ही रहे होंगे, राइट? और मुझे जो लग रहा है 2019 में अगर हमारी बातचीत हुई थी तो आज 2021 है, और एग्जैक्टली दो उनका साल बाद अटेम्प्ट है अब एक अलग जगह पे प्लेस्ड हो। एंड आई थिंक अब उनका अटेम्प्ट आने वाला होगा, या नवंबर 21। नवंबर 21 में आने वाला होगा, या किसी का मई यस। 21 में आने वाला होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन। तो आज अगर उनसे बातचीत होती है, राइट, तो क्या फीलिंग आपके मन में आती है? या वो आपको कुछ ऐसा बोलते हैं कि यार तू सही निकल गया, या वो बोलते हैं, या आपको लगता है यार मैंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा अगर आपके मन में आता है तो वो प्लीज अगर शेयर करना चाहो तो। सर ये सुनकर नवंबर 21 अटेम्प्ट है, और मैं सबसे टच में हूँ, अच्छे से टच में हूँ। उनकी तरफ से ऐसा कोई ग्रज या फीलिंग नहीं आती कि अच्छा तू सही निकल गया वगैरह। कभी हम्म कभी सैलरी की बात हो जाती है तो वो कह देते हैं कि सही है, तेरी श्योरिटी हो गई वगैरह वगैरह, ये सब। हम्म कभी कभी मेरे को ये अंदर से फीलिंग आती है यार मैंने क्यों छोड़ दिया, बिकॉज मेरा सीए से बहुत इमोशनल अटैचमेंट था। मुझे वो हम्म कोर्सेज बहुत पसंद थे, मुझे ऑडिट की डेफिनेशन आज भी वर्ड बाय वर्ड हम्म लर्न है कि क्या होता हम्म है ऑडिट। और मतलब तो मेरे को कभी कभी लगता है कि क्या मुझे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती कि मैं वो पूरा कर लूं। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता, वो मतलब सैलरी को लेके आता तो वो कह देते हैं कि यार तू मतलब अच्छी सैलरी कमा रहा है, तेरी श्योरिटी हो गई, लाइफ सेट है, वो वाली थोड़ा बहुत आता है। बाकी ऐसा कोई मेजर ग्रज नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त हैं तो ऐसा कुछ राइट नहीं है उसमें। राइट। नमन, एक जब मैं बहुत बच्चों को ना, मतलब मैं आज से नहीं, लगभग मैं पिछले 11 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं सीए स्टूडेंट्स के साथ में टच में हूँ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार आप सीए करने के बाद भी एमबीए जरूर ट्राई करो। अगर आपका सीए कंप्लीट हो गया है और आपको लगता है नहीं मुझे भी और अच्छी जॉब चाहिए, या मैं और अच्छी प्रोफाइल पे अपने आप को ले जा सकता हूँ, तो आप जरूर एमबीए ट्राई करो। या मैं अगर जैसे किसी इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यार ठीक है तेरा इंटरमीडिएट भी क्लियर हो गया भाई, लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वो स्किल्स हैं, तो आप उसके बाद एमबीए करो। पहला क्वेश्चन पता है मेरे पास वो क्या क्या देते हैं? सर पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सबको पता है यार आईएम्स की फीस जो है 25 लाख है, 30 लाख है। तो इस डाउट को आप कैसे दूर करोगे? ऑल तो मुझे आइडिया है कैसे आएंगे, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि आपने तो किए हैं अरेंज, आपने तो फीस पे करी है। सो क्या थॉट था उसमें माइंड में, पैसों को लेके घर वालों के माइंड में क्या थॉट आया था, कैसे आपने उस चीज को जो है सॉल्व किया फिर? सर पैसों को लेके ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अच्छा इसमें तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अब चाहे तुम अपनी जेब से दो या लोन लेके दो। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मतलब हर बैंक लोन देता है, और दिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम, सो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है आईएम्स के लिए, एंड नॉट जस्ट फॉर आईएम्स, हम्म अदर टॉप बी स्कूल्स, एंड आई विल से नॉट इवन टॉप 20-30 बी स्कूल्स भी उसमें कवर होते हैं। हम्म तो उसके अंदर पूरी फीस किसी भी गवर्नमेंट बैंक से मिल जाती है। टॉप 2 बैंक से जो है कवर करते हैं, मेनली एसबीआई और सेंट्रल बैंक। हम्म इनसे लोएस्ट इंटरेस्ट, मतलब मैं अभी 7% इंटरेस्ट दे रहा हूँ अपने लोन पे। सात अरे परसेंट मतलब, और उस पर टैक्स डिडक्शन है 80 की, 80। वो नहीं भूलना। तो 30% वहां कम हो गया, तो 4% में तुम्हें लोन मिल रहा है। अरे 4% तो इन्फ्लेशन रेट है, तो हम्म फ्री बराबर पैसे मिलते हैं तुम्हें वहां से, ये कह हम्म सकते हो। हम्म और यूजुअली ना हर आईएम के अंदर ही ब्रांच होती है, तो तुम्हें ना कहीं धक्के भी नहीं खाने पड़ते। वहां जाओ, पैन कार्ड आधार कार्ड दो, अपने आप लोन लगा देते हैं। वो तुम्हारे पीछे भागते हैं, सर लोन ले लो, लोन ले लो। उन्हें उन्हें श्योरिटी और भाई, उनको पता ही है एसेट की एनएवी जो है वो हाँ, बड़ी आ रही है। हाँ, और कोई कोलेटरल नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है घर लगाना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, कोई कोलेटरल नहीं। हम्म, घर वालों को बोरोवर बनाने की भी जरूरत नहीं है कि अगर अच्छा। तुम्हें कुछ हो गया, वो सब तुम्हारे हम्म नाम पे इंडिविजुअल लोन उठेगा। हम्म और बेस्ट पार्ट ये 15 साल का मोरेटोरियम है। 10,000 रुपए की ईएमआई बनती है, 10,000 पर मंथ, तो मतलब क्या ही होगा, तुम्हारी सैलरी में से 10% भी नहीं होगा, तो तुम आराम से दे सकते हो। तो लोन की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम्म उसके अलावा 1 साल का और मोरेटोरियम पीरियड होता है कि अगर एमबीए करने के बाद 1 साल सेटल करने के लिए चाहिए, जैसे मैं चाहूँ तभी हम्म लोन नहीं पे कर सकता 1 साल के लिए, हम्म, वो भी ऑप्शन है। मतलब लोन तो पैसे वैसे कोई मतलब मेरे हिसाब से राइट। पैसों को लेके डिसाइड मत करना कि अगर तुम्हारा किसी अच्छा एम में होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। आई आई स्ट्रांगली से वो मत हम्म, सोचना, आराम से आएंगे पैसे। राइट राइट। क्या बात है नमन, क्या बात है। सो काफी कुछ चीजें हमने कवर करी नमन। आपको लगता है कोई ऐसी चीज रह गई हो, या कोई आप एक एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहते हो, या कुछ
गाइड करना चाहते हो सीए स्टूडेंट्स को या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, तो प्लीज गो अहेड। Um, I'll cover this part which you came up with in between कि क्या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एमबीए करनी चाहिए या जब ऑप्शन मिले क्या उसे ग्रैब करना चाहिए। इसमें दो स्टेजेस हैं, एक तो आपने आईपीसीसी कर लिया, आप रेगुलर कॉलेज में हो, अभी आपके पास 1 साल है, थर्ड ईयर है और कुछ नहीं है, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर जरा सा भी इंटरेस्ट है तो एक बार शॉट दे के देखो कैट में, कुछ नहीं पता क्या हो जाए, जैसे मेरे साथ हुआ। तो पूरा एमबीए बाय चांस भी हो सकता है, लाइफ चेंज बाय चांस भी हो सकता है, तो शॉट देने में क्या जा रहा है। दूसरी चीज है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एक एक करियर प्रोग्रेशन है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहता है, फिक्स रहता है, अनलेस वो कुछ और ट्राई ना करे, तो क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए अगर जल्दी बढ़ना है। तो आई से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आप उस एज में है, आई से अगर आप 29-30 के हो गए हैं तो मे भी अभी इस टाइम इतना वो नहीं बनता है कि आप एमबीए करें, बट अगर आप 24, 25, 26 के हैं, एमबीए ट्राई करिए जाके, कैट दीजिए, और मतलब ये आप जॉब के साथ करें। मेन पार्ट आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास पैसे हर महीने आपके बैंक में आ रहे हैं, और आपको बस एक बार साल में जाके एग्जाम देना है, वो भी चांस के लिए, मतलब कि देख लेते हैं एक बार, अगर जरा सा भी मन है तो देखे दीजिए, देने में कुछ नहीं जाता। तो राइट, दैट राइट, थिंग आई विल से कि शॉर्ट लेके देखिए, कुछ भी हो सकता है। राइट। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि एक सीए जब आईएम के इंटरव्यू के लिए जाएगा, जब सीए किसी बी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो उसे एक वैल्यू एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए यार। सर अलग ही इज्जत होती है, हम्म। कैट के फॉर्म में होता है सर सीए का, हम्म। उसके 5 मतलब हर कॉलेज अपने हिसाब से 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स ऐड कर देता है ओके। ओवरऑल वेटेज में। और बी स्कूल क्लास में भी जो होते हैं ना, तो टीचर कोई फाइनेंस का तो सबसे पहले पूछता है कितने सीए इस क्लास में, तो हाथ उठाते हो तो अलग ही इज्जत होती है। राइट, राइट, राइट। क्या बात है, क्या बात है नमन, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और एक फ्रेश एनर्जी मिली है आगे बच्चों को गाइड करने के लिए। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा टॉपिक रहे तो हम आपको जरूर बुलाएंगे, प्लीज टाइम निकालिएगा और आइएगा, और सबके साथ अपने श्योर थॉट सर, जरूर शेयर कीजिएगा। राइट, श्योर। थैंक यू सो मच सर। राइट नमन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।